Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video on the Kurukshetra monthly compilation, and we are discussing Kurukshetra for the month of August 2020. So in this edition, in this issue, where the entire issue talks about the rural economy. So let's see what are the important article that has been reported, and we'll see from the mains perspective as well as from the prelims perspective. So let's get started. Those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to give a like button on this video. So the first topic is doubling farmer income. आपको पता है फार्मर इनकम को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने भी काफ़ी जोर दिया है कि देयर शुड बी द फार्मर इनकम विच शुड बी ऑगमेंटेड, विच शुड बी इंक्रीज एंड शुड बी डबल्ड, राइट. तो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक. So India is although self-sufficient in respect of the demand of the food, we have ensured food security. क्योंकि जिस बात ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इंडिया ने जो फूड सिक्योरिटी की जो कमी थी उसको पूरा कर लिया है. एंड नॉट ओनली दैट, वी आर ऑल्सो द नेट एक्सपोर्टर ऑफ द एग्री प्रोडक्ट्स, ऑक्यूपाइंग 7th पोजीशन ग्लोबली. तो पूरे विश्व में हमारी जो पोजीशन है एक्सपोर्टर एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में, वो 7th पोजीशन पे है. सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. सो इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्टिंग द एग्रो प्रोडक्ट्स, वी आर इन द 7th पोजीशन, राइट. उसके बाद ये सारी चीज़ें तो एक जगह पे है, बट जो ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ह्यूमन फैक्टर हैज़ बिन बिहाइंड एग्रीकल्चर. फार्मर्स दे हैव रिमेन्ड इन द फ्रीक्वेंट डिस्ट्रेस, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी है या जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो बेनिफिट फार्मर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे. सो फार्मर आर अगेन अंडर द डिस्ट्रेस, and in this context only Prime Minister has said his vision कि there should be doubling of the farmer income so that the farmer should not be distressed regarding the income they are generating. तो उनको जो उनकी आय है, जो उनकी आमदनी है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और उसमें डबल से ज़्यादा का इजाफा होना चाहिए. So this is what the entire theme of this discussion is. Now बात करें क्यों ज़रूरत है नीड फॉर डबलिंग द फार्मर इनकम, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से फार्मर के जो इनकम है उसको डबल करने की ज़रूरत है. सबसे पहले अगर बात करें जो पास्ट स्ट्रैटेजी रही है गवर्नमेंट की, दैट फोकसेस मोर ऑन द रेजिंग आउटपुट एंड इम्प्रूविंग द फूड सिक्योरिटी. तो पहली जो प्राथमिकता थी, पहले जो प्रायोरिटी थी, दैट वाज ऑन रेजिंग द आउटपुट, कि हमारे जो नंबर्स हैं इसको कैसे बढ़ाने, इसको कैसे इंक्रीज करने, ओवरऑल जो प्रोडक्शंस हैं उसको कैसे इंक्रीज करने हैं, राइट. एंड इम्प्रूविंग द फूड सिक्योरिटी. तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी की जो कोशिश थी या जो मोटिव था, जो रोड मैप था, उसको तो अचीव कर लिया गया. बट NSSO के अगर डेटा के मुताबिक चले तो जो हमारी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 2011-12 की, उसके मुताबिक मोर देन 1/5 ऑफ द रूरल हाउस होल्ड विद सेल्फ सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर. ठीक है, 1 में से 5th हाउस होल्ड ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है कंप्लीटली अपने लाइवलीहुड के लिए, राइट. प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन अगर आप बोलोगे तो उनका प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, राइट. बट पॉइंट क्या हो रहा है कि उनको इस जगह से इनकम अच्छी नहीं हो पा रही है एंड दे आर अर्निंग लेस देन द बिलो पॉवर्टी लाइन. जो हमारी BPL की कैटेगरीज है, जिसको सरकार ने कैटेगराइज किया है कि कौन कौन से लोग BPL की श्रेणी में आते हैं, PPL के कैटेगरीज में आते हैं. सो दीज पीपल फॉल बिलो द BPL, बेसिकली बिफोर द पॉवर्टी लाइन, राइट. बात करें कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग इन राइजिंग, जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है. फर्टिलाइजर्स की बात करो या फिर डीजल प्रोडक्ट्स हैं, डीजल की प्राइजेज हैं, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो एक फार्मर को खर्च करनी पड़ती है. दैट प्राइजेज है अगेन भी राइजिंग. Now, market do not ensure or assure farmers remunerative return on the produce. ये सुनिश्चित नहीं हो पाती है. This is not guaranteed whether the farmer which they have produced would be actually sold in the market and they would be actually earning what they have invested. तो जितना उन्होंने लगाया है वापस उनको उतनी चीज़ें वापस मिल रही है कि नहीं, ये सुनिश्चित कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है. Now the low and fluctuating income, जिस तरह से जो उनकी आय है, जो उनकी इनकम है, there has been a huge fluctuation. उसमें कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं and they force farmer to leave the farming. So ऐसी anticipations थी. हमने डेली न्यूज़ एनालिसिस जो हमारी एक सीरीज़ आती है डेली बेसिस पे, उस पर मैंने डिस्कस भी किया था इसको कि किस तरह से आने वाले टाइम्स में जो यूथ हैं, they would be not continuing with the farm sector. They would be rather moving to some entrepreneurship, other startup अदर देन द एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि जो लोग एग्रीकल्चर, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, वो उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें, राइट. सो दिस इज वाई द नीड ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम इज रिक्वायर्ड.
नो बात करें सरकार ने ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजी की है जहाँ पे कोशिश की गई कि ठीक है फार्मर के जो इनकम है उनको डबल करनी चाहिए. सो देयर आर 5 स्टैंडर्ड पैकेजेस व्हिच आई विल टेल यू. सो द फर्स्ट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट. जो इनपुट की कॉस्ट है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया. फर्स्ट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो इरिगेशन. दूसरा पीएम कृषि सिंचाई योजना. इसके बारे में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा. अगर आप गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम्स एंड पॉलिसीज पढ़ रहे हैं यू मस्ट हैव रेड दिस. और पीएम फसल बीमा योजना. सो ये 3 स्कीम्स लगाई गई थी इनपुट कॉस्ट के लिए. मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज यू ऑलरेडी हैव रीड इट राइट. तो यहाँ पे अगर मैं एक एक पॉलिसीज को बताऊँ तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर द अदर डिटेल्स. वी हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. Now the second is increasing the sell value of the crop. किस तरह से जो सेल वैल्यू है क्रॉप की उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें इंक्रीज होनी चाहिए. तो उसके लिए सरकार ने क्या किया. दे हैव एक्सपैंडेड द एरिया अंडर द हाई वैल्यू क्रॉप्स. स्ट्रेंथनिंग द ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस जो फूड प्रोग्राम है उसको बढ़ाया है. एफिशिएंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. जो बेसिकली हार्वेस्ट के बाद जो चीज़ें हैं उसको मैनेज कर लिए. और ई नाम इज अगेन हैज़ बिन अ बून फॉर फार्मर. कई जगह पे बहुत स्टेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पर मेजॉरिटी अब बात करोगे एवरेज की बात करोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है. नो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस की बात करें तो जो न्यू क्रॉप्स हैं बेसिकली अगर क्रॉपिंग सिस्टम्स की बात करें, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से भी फार्मर्स को बहुत हद तक मदद मिली है और ये कोशिश ये स्ट्रैटेजी सरकार ने अडॉप्ट की है. न द फोर्थ इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन. यहाँ पे यूज़ की गई है सॉर्टर रीजन वेराइटीज़, इम्प्रूविंग फार्म वाटर, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट और रोटेशनल क्रॉप के जो मेथडोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट किया गया है. एंड द लास्ट इज ऑगमेंटिंग द एग्रीकल्चर इनकम विद लीड एक्टिविटीज़. तो यहाँ पे क्या की गई है किस तरह से इनकम को बढ़ाने के लिए. तो जो ब्लेंडिंग होती है क्रॉप्स की वो लाई गई है. हॉर्टिकल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया है. डेयरी, फिशरीज एंड पोल्ट्रीज इस तरह के सेक्टर्स हैं और भी कुछ कुछ छोटे मोटे सेक्टर्स हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं ताकि जो एग्रीकल्चर इनकम है जो लीड एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जा सके. तो होप यू गेट द स्ट्रैटेजी राइट. ये सारी चीज़ें अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ देम राइट. ना बात करें कुछ और ऐसे स्टेप्स स्पेसिफिकली जो लिए गए हैं डबलिंग फार्मर इनकम को. एक कमेटी बनाई गई थी अशोक दलवाई कमेटी. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 2006 में ये कमेटी बनी थी और तो बेसिकली इन्होंने कहा ये कमेटी बनाई गई जो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, सरकार उसको अडॉप्ट की है, कुछ कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी की गई है. उसके अलावा 10,000 जो FPOs हैं उसको भी अनाउंस की गई थी यूनियन बजट में राइट. फिर सरकार ने द सीड बिल 2019 लाया और कोशिश ये की गई कि इसके थ्रू जो फार्मर के जो इनकम है उनको डबल किया जा सके राइट. ना कुछ और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करूँ तो PM किसान है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कृषि विज्ञान केंद्र. ये कई बार छोटे शहरों में बहुत हद तक ये कारगर रही है. एंड द लास्ट इज मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर्स. So these were some of the important steps which has led to the doubling of farmer income somehow. Exactly if not पूरी तरह से doubling नहीं हुई है but बहुत हद तक इसमें मदद मिली है. Now अभी recent के अगर कैबिनेट डिसीजन की बात करूँ तो कैबिनेट ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसको AHIDF भी कहते हैं उसके लिए 15,000 करोड़ रुपीस दिए हैं राइट. और सेंट्रल सेक्टर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाए जा रहे हैं. उसके अलावा सरकार ने एक्सटेंड किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है जिसको PMGKAY भी कहते हैं एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिस्पॉन्स. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड द रीसेंट डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट. नाउ दूसरे टॉपिक पे आते हैं दैट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ द रूरल वुमेन. और वुमेन की बात करिए, रूरल इकोनॉमी की बात करें तो इस तरह के सेक्शन आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जहाँ पे वुमेन स्पेशली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बात करें जनरल स्टडीज़ में भी 2 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है राइट. तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हमारी PLFS सर्वे है 2018 जो कि NSSO कंडक्ट करती है. ये दोनों भी आप ध्यान रखें कि कौन सा सर्वे कौन कंडक्ट करती है क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं राइट. तो ये जो सर्वे है उसमें बताई गई कि जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है दैट इज 19.7% इन द रूरल एरिया कंपेयर टू द अदर लेबर फोर्स राइट.
और जो लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है रूरल में, बेसिकली मैं ग्रामीण शहरों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वुमेन की पार्टिसिपेशन बेटर है कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट, राइट. सो दिस पॉइंट हैज़ टू बी नोटेड एंड दिस पॉइंट नीड टू बी रिटन इन द एग्जामिनेशन. अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे. तो जितने लोग मैंने बताए, जितने वुमेन्स इसमें इंगेज है, उसमें अगर कैलकुलेशन की जाए कि किस किस सेक्टर पे लोग काम करें, 71% आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, 9% आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग, 6% आर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और 60% ऑफ द वुमेन वेर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड 23% वेर इन द कैजुअल लेबरर्स. तो आप देख सकते हो ये सेग्रीगेशन है टू गेट यू एन आइडिया कि क्या क्या एक्चुअली किस सेक्टर में कितना पार्टिसिपेशन है. And only 65.7% of the women were illiterate as of 2019. तो ये बहुत ही प्रेजेंट करेंट की डेटा है जिसको आप बेशक अपने एग्जामिनेशन में यूज़ कर पाएंगे. Now कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बनाए गए हैं टू इम्प्रूव द वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस. तो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं? सबसे पहले मनरेगा. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द मनरेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, जहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर को 100 डेज के लिए जो काम है वो मुहैया कराई जाती है एंड इट शुड इंश्योर्ड कि उनको 1-2 दिन काम मिले. अभी गवर्नमेंट इसको बढ़ा करके 120 डेज भी करने वाली थी. लेट्स सी हाउ दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड. कुछ चीज़ों को और किया भी गया, इंप्रूव किया गया. बिकॉज ऑफ कोविड-19 लोगों ने शहर छोड़ के अपने गाँव पे गए हैं, तो वहाँ पे उनको काम देने के लिए सरकार इसकी कोशिश पे लगी हुई है. Now the work that should be provided, इसकी क्राइटेरिया है कि जो भी काम जिन लोगों को मिलेंगे जो जहाँ पे रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने आप को, उनको 5 किलोमीटर के जो रेडियस है, जो जुरिसडिक्शन है, उनके उसी विलेज में उनको काम मिलनी चाहिए. अगर किसी को 5 किलोमीटर से आगे, या फिर मान लो कोई आप इंडिविजुअल अगर एक पॉइंट पे रहता है और उसको 5 किलोमीटर पे अगर काम मिल गए 5 किलोमीटर तक, तब तो उसको ठीक है. उसके आगे अगर उसको जाना पड़ता है, अगर 10 किलोमीटर तक अगर मूव करने पड़ते हैं, तो उसका जो बेसिक सैलरी है उसमें 10% उसको इंक्रीज करके मिलेगा, राइट. So this is something like a compensation would be provided. So 10% would be given as a minimum additional amount. इक्वल पेमेंट की बात की गई है इसमें. वन और वुमेन दोनों के लिए कोई जेंडर बाइस नहीं है. मनरेगा में या फिर मेल काम करे या वुमेन काम करे, दोनों को एक सैलरी या फिर एक पेमेंट होगी. एंड वेजेस टू बी पेड विद इन द फोर्टनाइट. हर 14 दिन पे उनको पेमेंट करनी होती है. दिस इज मैंडेटरी. एंड 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी वुमेन, राइट. हर तीसरे में से एक महिला होनी अनिवार्य है. This is mandatory. Now the second important initiatives is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको BBB कहते हैं. एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पे इस प्रोग्राम को तब लाया गया जब जो चाइल्ड सेक्स रेशियो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही थी. और इशू को देखते हुए कि वुमेन एम्पावरमेंट है, उनके लाइफ साइकिल की जो कॉन्टिन्यूम है उसको आगे बढ़ाना है, इस कोशिश में सरकार ने इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लाया. और जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे स्कीम के, इज टू प्रिवेंट द जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन. क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी जेंडर बायस है. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, बेसिकली हरियाणा की बात करें और राजस्थान के कुछ इंटीरियर इलाके, वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैज बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट, राइट. इंश्योर सर्वाइवल, जो बेटी हैं उनको, जो खास करके फीमेल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके इंश्योर, उनको सर्वाइवल को इंश्योर किया जाए. प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड है उनको प्रोटेक्ट किया जाए. इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो बच्चे हैं उसके स्कूल में पार्टिसिपेशन हो या और भी किसी एक्टिविटीज़ में प्रॉपरली उनको इवॉल्व किया जाए, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. मैं आपको एक ब्रीफ बेसिकली आइडिया दे रहा हूँ, बिकॉज आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा. दीज प्रोग्राम आर नॉट न्यू, ये पुराने हैं, बट यू शुड बी फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट. ना प्रधानमंत्री महिला सशक्ति जो केंद्र है, यहाँ पे एम्पावर करने के लिए जो हमारी रूरल वुमेन है, जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करने के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट की गई है, जहाँ पे वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकें और फुल पोटेंशियल तक पहुँच सके, जो एपेक्स पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँच पाएँ. तो एक न्यू कंपोनेंट, नेमली द डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर द वुमेन हैज़ बीन इन्वेस्टेड विथ collate information on the government programs. तो यहाँ पे जो स्कीम्स है, सर्विसेज है दैट आर मेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट विल सर्व अ लिंक बिटवीन द विलेज एंड द ब्लॉक स्टेट लेवल. तो ये जो ऐसी कंपोनेंट होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करेगी, ब्लॉक लेवल पे भी, विलेज लेवल पे और स्टेट लेवल पे इंटीग्रेट किया जाएगा वुमेन के पार्टिसिपेशंस को, राइट. नाउ महिला ई हार्ट की अगर बात करें, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा. तो एक इनिशिएटिव्स ली गई है जहाँ पे जो एस्पिरेशंस हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, उसको पूरी करने की तरफ एक ये कोशिश की गई है सरकार की तरफ से. अगर आप में से कई लोग दिल्ली में रहते हैं, यू मस्ट बी अवेयर कि वहाँ पे महिला हाट के काफ़ी
प्रोग्राम्स हुए हैं जहाँ पे उनके फूड स्किल्स, उनके एयर जो देखो भारत करके एक वहाँ पे इंडिया गेट के पास में प्रोग्राम हुई थी। सो दिस इज टू इंश्योर कि जो वुमेन के एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं वो लोगों को बताया जाए, राइट। एंड दिस स्टार्टअप हैज़ बिन राष्ट्रीय महिला कोष वेबसाइट लेवरेजेस टेक्नोलॉजी सोइंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड बाय विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अलग अलग जगह से, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, हमारे साउथ इंडिया के लोग हों, महिलाएं हों, या फिर ईस्टर्न इंडिया के हों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोग हों, तो वुमेन की जो स्किल्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनको सरकार एड दे रही है, राइट। पूरी विजन क्या है? टू एम्पावर एंड स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। उनको फिनेंशियली सपोर्ट करे, उनको एक फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वहाँ तक लाया जाए, इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करे, और अल्टीमेटली उनकी जो क्रिएटिविटी है दैट शुड बी फाइनेंशियली उसको अप्रिशिएट किया जाए, राइट। तो जो गोल है दैट इज़ टू सपोर्ट मेक इन इंडिया थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। तो सरकार ने क्या किया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अमेजॉन के साथ भी कोलैबोरेटेड हैं, जो कि वुमेन्स के इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स के साइट पे। नाउ द अदर टॉपिक इज रीबूटिंग द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी की बात करें तो कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह से क्राइसिस चल रही है, तो कुछ एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और कैपिटल फ्लोज। ये एरियाज़ ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला है। इंडिया की अगर बात करें तो हमारी जो रूरल कंट्री है वहाँ पे 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रिसाइड और 70% ऑफ द वर्क फोर्स आर रिसाइडिंग इन द रूरल एरिया। तो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। और अगर बात करें रूरल इकोनॉमी की, तो ये जो पूरे हमारी टोटल इकोनॉमी है उसकी 46% कॉन्स्टिट्यूट करती है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट 46% ऑफ द टोटल इकोनॉमी, एंड दिस इज फ्रॉम द नीति आयोग डेटा। नीति आयोग के 2017 जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। नो, गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड 20 लाख करोड़, जो अभी रिसेंट में स्टिमुलस पैकेज आई थी सरकार की तरफ से, आत्म भारत पैकेज। उसमें कोशिश ये की गई है कि किस तरह से जो रूरल इकोनॉमी है उसके ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाए, स्पेशल फोकस दिया जाए हेल्थ केयर पे, फिनेंशियल सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये 3 चीज़ों पे सरकार ने जोर देने की बात कही है। नाउ टॉकिंग अबाउट डबलिंग द फार्मर इनकम, वी ऑलरेडी हैड डिस्कस दिस। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि रूरल इकोनॉमी की बात हो रही है तो बिना फार्मर इनकम के यहाँ पे बात पूरी नहीं हो सकती है। तो कमिटी बनाई गई थी, डबलिंग ऑन फार्मर इनकम, DFI इज डबलिंग द फार्मर इनकम। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई किए, 7 कोर एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनसे इनकम को बढ़ाया जा सकता है। तो फर्स्ट एरिया है इम्प्रूविंग इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कि क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, जो लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी और सेविंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बढ़ेंगे, ये अच्छे होंगे तो अल्टीमेटली फार्मर के जो इनकम है वो सेव होंगे। इंक्रीजिंग द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड्स द हाई वैल्यू क्रॉप, this is the 5th point. The 6th point is improving the real price received by the farmers, and the last is shift from the farm to non-farm occupations. सिर्फ हार्डकोर वीट और राइस नहीं, कुछ ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि आज के चलन में है, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों की भी उगाई, बेसिकली वो चीज़ें फार्म्स की जा सकती है। सो नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस की तरफ भी बढ़ा करके जो फार्म इनकम है उसको डबल किया जा सकता है। नौ, क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं? अगर मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करूं, जो अभियान कोविड-19 के बाद जो चीज़ें आई, इसमें गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पे दिया, जहां पे फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर्स को स्पेशली दी गई। उसके अलावा 10,000 करोड़ स्कीम फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस एंड 20,000 करोड़ फॉर द फिशरमैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जितने भी स्कीम्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मेक श्योर कि आपने उसको पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको रीचेक कर ले। आप या तो हमारे वीडियोस देख सकते हैं या आपको एप्टी+ के साइट पे बेसिकली वेबसाइट में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उसे सर्च करके या किसी भी थर्ड पार्टी साइट से भी पढ़ सकते हैं। नाउ, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपीज़ के लिए भी बनाई गई थी। प्रमोटिंग द हर्बल कल्टिवेशन, सो 4,000 करोड़ सिर्फ हर्बल कल्टिवेशन के लिए भी दिया गया। बी कीपिंग इनिशिएटिव्स की बात करें तो 500 करोड़ रुपए दी गई, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज़, ये सारे चीज़ पे ध्यान दिया गया, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो चाहे मार्केटिंग हो, राइट। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हैं, ऐसे 10 प्रोडक्ट्स थे जिसको सरकार ने डीरेगुलेट किए हैं, राइट। सो दे हैव डीरेगुलेटेड, तो डीरेगुलेट किया है ताकि
वो डायरेक्ट फार्मर्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको सेल कर सकते हैं थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, राइट, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और 3 लाख करोड़ इमरजेंसी कैपिटल फैसिलिटी जो है वो भी दी गई है एमएसएमई को, जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए। एंड फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट फॉर 2 months। एडिशनली इसको बढ़ाया गया है अभी दीपावली तक, नवंबर तक के लिए, जहाँ पे 5 kgs ऑफ राइस दिए जाएंगे लेबर को एंड 1 kg ऑफ चना पर फैमिली फॉर 2 months। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग व्हाट हैड स्टार्टेड, बट गवर्नमेंट ने इसको आगे स्ट्रेच किया, आगे बढ़ाया है। और 2% की इंटरेस्ट में सबवेंशन दी जाएगी, छूट दी जाएगी फॉर 12 months फॉर द शिशु मुद्रा लोन। जो शिशु मुद्रा लोन्स है जो स्टार्टअप प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया था, उसमें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी रखा गया है। नाउ एग्रीकल्चर पाइवोटल टू द इकोनॉमिक रिवाइवल। किस तरह से एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट जो है आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में डायरेक्टली मेंशन है ये सारे पॉइंट्स, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना बात करें इंडिया बिंग द लार्जली एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जहाँ पे फोकस है रूरल एरिया की तरफ की, जो वहाँ की पोटेंशियल है रूरल एरिया की उसको बढ़ाया जाए। दे हैव द इमेंस पोटेंशियल एंड रीबूट द इकोनॉमिक रिवाइवल। अगर आपने आज के एडिटोरियल को पढ़ा होगा तो अगर आपने देखा है डेली न्यूज़ एनालिसिस, अगर आप देखते हैं, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, तो वहाँ पे मैंने आज डिस्कस किया कि किस तरह से एग्रीकल्चर ही एक सेक्टर है जहाँ पे सारी पॉजिटिविटी दिख रही है, और यही एक सेक्टर है जहाँ पे कोविड-19 के बाद अच्छी खबरें मिल सकती हैं, राइट, इस सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन 17% ऑफ द जीडीपी है, और इट एम्प्लॉयज 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहीं ना कहीं किसी सीधे तरीके से या इनडायरेक्टली तरीके से 60 to 70% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। एंड इंडिया हैज़ 25% ऑफ द वर्ल्ड फार्मर। पूरे विश्व के 25% जो फार्मर है वो इंडिया से कंट्रीब्यूट करते हैं। और इंडिया की जो टोटल लैंड की अगर बात करें तो 48% ऑफ द एरिया आर ऑन द एरेबल लैंड्स। एंड इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, वेजिटेबल में हमारी जो प्रोडक्शन की जो रैंकिंग है वो 3rd है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये फैक्चुअल पॉइंट है जो प्रीलिम्स में भी आपको मदद करेंगे। तो इंडिया नीड टू अपग्रेड इट्स एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास अभी जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी है फार्म सेक्टर को लेकर के, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, उसमें भी हमें ऑगमेंट करना है, अपग्रेड करना है, राइट। सो दिस इज व्हाट हैज बीन एडवोकेटेड। And to fully leverage the potential of agriculture sector, we need to have a reboot robust rural economy so that we could upscale the farmers, right? तो farmers को upscale किया जाए, उनके टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जाए और उनको पूरे तरह से सारे जो उनके रिसोर्सेज है उसको भी ऑगमेंट किया जा सके। ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताए गए हैं, इश्यूज हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं फार्मर के साथ, वो मैं आपको थोड़ा बताऊँ। इस बार की कोविड-19 को सिचुएशन को देखते हुए जो प्रॉब्लम आई है स्पेसिफिकली, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको पहले बता दूं। जो ऐसे माइग्रेंट वर्कर थे जो इस चैलेंज को देखते हुए अपने वापस घर आ गए, तो इकोनॉमी डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इंडिविजुअल उनको भी और ओवरऑल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में भी। एंड प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट विद देयर स्किल इज़ द नेक्स्ट चैलेंज। हर आदमी को उसके स्किल के हिसाब से स्किलिंग करना वुड बी अगेन द नेक्स्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। कोविड-19 ने बहुत सारी चीज़ों पे अंडरलाइन किया। जो फूड सिस्टम है, अगर मैं नेमली बात करूँ तो डिस्ट्रप्शन इन द सप्लाई चेन, पूरी तरह से जो हमारी सप्लाई चेन है उसकी कमर टूट चुकी है। राइजिंग द प्राइस ऑफ द स्टेपल फूड, जो हमारे स्टेपल फूड्स हैं उसकी भी प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ी है। जो सप्लाई शॉक मिला है कोविड-19 को लेकर के, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो आम इंसान है उनको चुकाना पड़ रहा है। And the production has been slowed down overall because they have been closed down in the many manufacturing hubs, चाहे छोटे हो चाहे बड़े व्यापारी हो, सारी तरह से पूरी तरह से बंदी होने की वजह से प्रोडक्शन में बहुत हद तक कमी देखने को मिली है। एंड सबड्यूटेड डिमांड, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों ने अपने डिमांड कम कर दी है। दे हैव डिक्रीज देयर डिमांड बिकॉज देयर इनकम हैज अल्टीमेटली फॉलन। नाउ क्या वे फॉरवर्ड हो सकती है इस चीज़ को अगर लेकर मैं बताऊं आपको, तो ज़रूरत है जो फार्म सेक्टर है उसको इकोनॉमिकली वाइबल बनाया जाए, फोकस किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि सरकार ने ऑलरेडी किया है, ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है। पॉलिसी इस तरह से किया जाए कि जो वर्कफोर्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन दिया जा सके। एंड डेवलपिंग द स्किल अमंग द लो इनकम फार्मर इन द मॉडर्न फार्मिंग वुड बी अगेन अ ग्रेट वे हेड। और यह एक तरह से बताऊं मैं आपको तो दूरदृष्टि के तौर पे ये सारी चीज़ें जो हैं एक फोरसाइट होनी चाहिए गवर्नमेंट पे, कि जहाँ पे जो लो इनकम फार्मर है उनको मॉडर्न फार्मिंग की तरफ भी आगे बढ़ाया जा सके।
एंड अ पैकेज ऑफ सपोर्ट टू इंश्योर द एग्री एंटरप्राइजेस शुड हैव फुल पोटेंशियल, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम को भी बढ़ा सकेंगे। और ज़रूरत है कि जो हमारे लेबरर्स हैं उनको रीस्किल किया जाए, राइट। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर एक ही तरह के प्रोडक्शन करे तो वो उसी को कंटिन्यू करे, उनको रीस्किलिंग करके उनके जहाँ पे प्रॉफिट शेयर्स बढ़ सकते हैं उस तरह पे उनको ट्रेन किया जा सके, राइट। उनको उसी तरह के एडुकेशन दी जाए, स्किल सेट्स दिए जाए और एक्सपीरियंसेस दिए जाए। तो इसमें 4 कैटेगरीज बनाए जा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पहला होगा अनस्किल्ड, फिर दूसरा होगा सेमी स्किल्ड, द थर्ड वुड बी स्किल्ड एंड द लास्ट वुड बी वुमेन एंड पर्सन इन्वॉल्विंग इन द स्ट्रीट फूड वेंडिंग। तो ये 4 कैटेगरीज बना करके उनको अलग लेवल पे एक्सपीरियंस दिया जा सकता है, एडुकेशन दिए जा सकते हैं, स्किल प्रमोट किए जा सकते हैं। मूविंग टू द अदर टॉपिक दैट इज फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल ड्राइवर फॉर द एग्रीकल्चर। फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी आपके जनरल स्टडीज के पेपर 3 में फूड प्रोसेसिंग के बारे में जिक्र है, सिलेबस के टॉपिक में ऑलरेडी मेंशन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो इंडिया को इसने बहुत अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, एंड मेयरली हाउस होल्ड एक्टिविटी में नहीं, और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहा है रूरल एरिया को लेते हुए। तो फूड प्रोसेसिंग जो है एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे प्रमोट किए जाते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द रूरल एरियाज। इट क्रिएट्स लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारी रूरल अर्बन माइग्रेशन को चेक करने में, उसको बरकरार रखने में, उसको मेंटेन रखने में, अल्टीमेटली इंप्रूविंग द रूरल इकोनॉमी फॉर ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो फूड प्रोसेसिंग की वजह से जितने भी इंडस्ट्रीज बैठे हैं, चाहे वो छोटे शहरों में हो, Tier 3 सिटीज़ में हो, या फिर बेसिकली रूरल एरियाज में हो, दे हैव अल्टीमेटली हेल्प द पीपल अ लॉट। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है उन्होंने एक तरह से कोशिश की है टू कंटिन्यू टू क्रिएट अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर हेल्दी ग्रोइंग ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अंदर काम करती है। और अगर मैं आपको 2012 और 17 के हिसाब से अगर ग्रोथ रेट बताऊं तो इट ग्रू समवेयर क्लोज टू 8.19% एज कम्पेयर टू 3.45% इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जहां 3.45% उस टाइम पे ग्रो कर रही थी, तो हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है दैट हैज़ ग्रोन टू 8.9%, राइट। और जो सेक्टरल वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे GVM में, सो इट कॉन्ट्रीब्यूज 9% एंड 11%। मैन्युफैक्चरिंग की 9% है और एग्रीकल्चर सेक्टर की 11% है रिस्पेक्टिवली, राइट। तो कुछ पोटेंशियल और कुछ स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो 1.3 बिलियन कंज्यूमर बेस है हमारी फूड प्रोसेसिंग की, एंड क्रिएट्स वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट फूड्स एंड ग्रोसरी मार्केट, राइट। जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, लोगों ने डिस्पोजेबल इनकम अलग अलग तरह से क्रिएट हुए हैं, इनकम इंक्रीज हुई है लोगों की। मैं ये कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो दे आर मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द एग्रो प्रोसेस फूड्स है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंज्यूमर बेस बढ़ी थी। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कोविड-19 के बाद सिचुएशन किस तरह से जाती है, क्या ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं। Now, the ministry is also providing the support and declared financial incentive for creation of the common supply chain infrastructure. तो मिनिस्ट्री भी इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश में लगी हुई है। तो बात करें प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स और जो कॉर्पोरेट टैक्स है, दैट हैज़ बीन रैशनलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। FDI अलाउ की गई है 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट, और FDI इन ई-कॉमर्स जो है वो भी 100% रखी गई है थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल रूट्स, राइट। और जो फूड और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो कोल्ड चेन है, दैट कैन बी क्लासिफाइड अंडर द एग्रीकल्चर। जो हमारे PSL है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जिसको PSL भी कहते हैं, उसके अंडर रखा गया है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, राइट। ना स्पेशल फंड क्रिएट किए गए हैं 2000 करोड़ रुपीज़ के लिए, जो कि नाबार्ड के अंदर काम करेगी। दैट वुड प्रोवाइड द क्रेडिट एंड अफोर्डेबिलिटी रेट्स। जो क्रेडिट है, अगर किसी को कुछ अमाउंट चाहिए लोन के तौर पे, क्रेडिट अगर उनको ज़रूरत है, तो एक अफोर्डेबल रेट पे, एक मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे उनको प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो ये कुछ पोटेंशियल और स्ट्रैटेजीज हैं फूड प्रोसेसिंग को लेकर के। नाउ और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से, तो मिनिस्ट्री ने खुद 39 फूड मेगा पार्क अप्रूव किया है और 298 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रही है, ऑलरेडी हैज बीन सैंक्शन्ड, राइट। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी एफिशिएंसी कैसी बढ़ाई जाए, जो अकाउंटेबिलिटी है, प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की बात की गई है, ताकि जो वनरेबल सेक्शन है उनको इसका फ़ायदा मिल सके। नाउ इन बजट 2019 व्हाट गवर्नमेंट डिड, दे अनाउंस्ड कि जो इंडियन रेलवे है, दे वुड बी सेटिंग अप किसान रेल ऐप थ्रू PPP मोड, राइट। सो दिस वुड बी अगेन हेल्पिंग जो प्राइवेट पार्टनरशिप, जो फिनेंसेस की बात है, वो जो प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू मिल सकती है। किसान उड़ान will be launched by the Ministry of Civil Aviation.
डेयरी और प्रोसेसिंग की बात करें, डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बनाई गई है। एंड द स्कीम वुड बी डिजाइंड इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू मॉडर्नाइज द फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, जो हमारे बेसिकली जो मिल्क प्रोसेसिंग है, सॉरी इट्स अ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स, मशीनरीज एंड क्रिएट एन एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग मोर मिल्क, राइट। तो मैंने आपको फूड प्रोसेसिंग में जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दिया। नाउ एम्पावरिंग माइग्रेंट्स, आपने देखा होगा कोविड-19 के बाद जो सबसे ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम हुई है वो थे माइग्रेंट लेबर्स। उनको घर आने के लिए ना तो कोई कन्विंस मिली गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज द एंटायर थिंग वाज लॉकडाउन। सो मेनी पीपल हैव वर्कड लाइक 1000 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 1500 किलोमीटर्स, राइट। तो किस तरह से अब माइग्रेंट्स को वापस रिवाइव करना है, उनको वापस काम में लाना है, ये एक बहुत बड़ी इशू। ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 जो केस स्टडी वाली पेपर है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस परस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करें। नाउ इन ऑर्डर टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से जो माइग्रेंट लेबरर्स है उनके बारे में अगर बात करें तो हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDMA है, उन्होंने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया जहाँ पे जो माइग्रेंट के जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनको रखा जाएगा। सो दिस वुड बी कॉल्ड एज नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एक डेटाबेस तैयार की गई है और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि मेंटेन की जाएगी एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी। जो हमारे माइग्रेंट वर्क पीपल्स हैं जो इंटर स्टेट कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए और एक स्मूथ ट्रैवल उनको मुहैया कराया जाए सरकार की तरफ से। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी लेट इस पर इनिशिएट किया, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। देखना होगा आगे अब जो माइग्रेंट वर्कर चले गए हैं उनको अब किस तरह से वापस इकोनॉमी में लाना, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। Now talking about the steps that has been taken from the government, so some important steps that government has taken, we'll be discussing each of them. So first was that they provided free food supply to migrants for 2 months. Already मैंने आपको बताया, इसको बढ़ा करके आगे भी कर दिया गया, 5 kgs of rice or basically wheat, whatever you want, or 1 kg of chana per family for 2 months. Now this has been augmented till November. वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई थी, जहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर उत्तर प्रदेश से हैं, अगर वो मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, महाराष्ट्र भी जाते हैं, तो उनको वहाँ पे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। तो 67 करोड़ ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो कि 83% ऑफ पीरियड पॉपुलेशन में कवर किए जा सकें। इसको भी जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया है सरकार ने। बहुत लोगों को कवर करना है, पायलट स्कीम है, देखिए इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इट हैज़ बिन एक्सटेंडेड टू 23 स्टेट्स एज ऑफ नाउ। And scheme for affordable renting housing complexes for the migrant worker and urban poor to be launched. जितने भी हमारे अर्बन सिटीज़ हैं, जो Tier 1, Tier 2 के सिटीज़ हैं, वहाँ पे एक अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिले और क्वालिटी की लाइफ वो जी सकें, राइट, फॉर द अर्बन पुअर माइग्रेंट लेबरर्स। नाउ अदर कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो कन्वर्टिंग गवर्नमेंट फंडेड हाउसेज इनटू द अफोर्डेबल रेंटिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसको ARHC भी कहते हैं, ये PPP मोड से काम होगी। हमारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उनके थ्रू इस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसमें 2% के, मैंने आपको जो पहले बताया, इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिए गए हैं शिशु मुद्रा जो लोनीज थे उनको। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 5000 करोड़ रुपीज़ जो हमारे क्रेडिट स्ट्रीट वेंडर्स थे उनके लिए अलग से दिए हैं। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस चीज़ जो गवर्नमेंट ने 5000 करोड़ रुपीज़ दिए हैं, इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको इसका डायरेक्ट सीधा फ़ायदा मिलेगा, राइट। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी लाई सरकार, जहाँ पे लोगों को एम्पावर करने के लिए जो विलेज एरियाज़ हैं या जितने लोग जो रिटर्न हुए हैं हमारे माइग्रेंट लेबरर्स, उनको एक तरह से जो डिवास्टिकेटिंग इफेक्ट था, जो उनकी बेसिकली जो इनकम थी, जो उनकी लाइवलीहुड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो इसमें कुछ रिवाइवल पैकेज लाया गया। 50,000 करोड़ रुपीज़ सरकार ने स्पेंड किए फॉर बिल्डिंग अ ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। उसके अलावा 25 ऐसे कोर एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं विलेज एरिया में, जहाँ पे लोगों को काम दिए जाएंगे डिफरेंट डोमेन में। तो 25 कोर एरिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, राइट। और जो अभियान है, जो हमारी गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगी इन द रूरल एरियाज, राइट। लोगों को रहने के लिए, ठहरने के लिए, अगर वो अपने फैमिली के साथ कहीं स्टे करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ने बेसिकली लोगों को मुहैया कराने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। तो आप ये मिनिस्ट्री बिल्कुल ध्यान रखें, प्रीलिम्स में आपके लिए ज़रूरी है। ये नोडल मिनिस्ट्री होगी है, जो कि पूरी तरह से सारी चीज़ों को क्लोज कोऑर्डिनेट करेगी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। नाउ MSME की बात करें, आपको पता है हमारे जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं,
ये एक तरह से कैटलिस्ट है फॉर द डेवलपमेंट। इसकी ओवरऑल अगर कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूं जीडीपी में, तो ये 30% कंट्रीब्यूट करती है हमारे जीडीपी को, राइट। और ये बहुत ही अहम सेक्टर है जो इंडिया में बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती, राइट। जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आप समझ सकते हो एक तरह का बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्मॉल बिजनेसेस की अगर बात करें, जो हमारे इनफॉर्मल एमएसएमईज हैं, उनका मेलअप अगर देखा जाए तो 90% ऑफ द टोटल फर्म एंड 70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी सिर्फ इस सेक्टर से आती है। मैं एमएसएमई की बात कर रहा हूँ, एमएसएमई, राइट। और जो एमएसएमई है इज डिफाइंड एज टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज। 2018-19 का जो एनुअल रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से, उनके डेटा के हिसाब से जो ऑफिशियल डेटा है, 6.34 करोड़ एमएसएमईज ऐसे हैं कंट्री में जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, एंड अराउंड 51% ऑफ दीज आर सिचुएटेड इन रूरल इंडिया। 51% ऐसे एमएसएमई हैं जो कि हमारे ग्रामीण शहरों में है। तो ये पॉइंट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और 99.5% ऑफ ऑल एसएमई फॉल अंडर द माइक्रो कैटेगरीज। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नाउ कोविड-19 रिलेटेड इश्यूज की अगर बात करें तो आपको पता है एमएसएमई बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट हुई है, और जो बिगर फर्म्स थे उनको एक्सेस टू चीप कैपिटल पूरी तरह से नहीं मिल पाए। लोन की अगर बात करें तो लोन में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मोराटोरियम को आगे बढ़ाया गया, एनपीए की इश्यूज भी बात की गई, वो मैंने आपको आज के एडिटोरियल में भी डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म्स विल बी, जो पेमेंट्स कैसे करने हैं वो सारी चीज़ों को लेकर के, एडिशनल कैश फ्लो, ये सारी प्रॉब्लम हुई है कोविड-19 से एमएसएमई सेक्टर्स को। फिर जो हमारी नेशनल बॉडी है या फिर फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर उन्होंने कुछ की कंसर्न्स बताए हैं। क्या क्या की कंसर्न्स है? जो हमारी सबसे पहली बात है वो जो सैलरीज हैं, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनको पूरी तरह से सैलरी नहीं दी गई। दे हैव इनएबिलिटी टू गिव सैलरीज टू द एम्प्लॉय। उसके बाद जो फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं टू बी पेड बाय द बिजनेसमैन एवरी मंथ, वो एनर्जी चार्जेस उनको बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ा अननेसेसरली। और जो मंथली बैंक के लोन थे, जो ईएमआईज थे, दैट हैज़ टू बी पेड, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम है दैट हैज़ अराइजेस एंड दैट हैज़ अल्टीमेटली लेड टू द डिटोरेशन ऑफ द फैक्ट्री एज सच। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्कीम्स हैं जो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड अदर क्रेडिट सपोर्ट स्कीम्स। यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करने की बात की गई है एमएसएमई सेक्टर में, चाहे वो खादी या विलेज इंडस्ट्रीज़ हो, नेशनल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करनी है, चाहे वो स्टेट के केवाईसी सेंटर्स हों, केवीआईसी, जो मैंने आपको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया, स्टेट खादीज़ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खादीज़ होते हैं, इनको बैंक के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेट करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ISE, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ISEC। सो इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो दी जाएगी कुछ एलिजिबल लोगों को। ये स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई है टू मोबिलाइज द फंड, जो हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो गैप है एक्चुअल फंड रिक्वायरमेंट की और जो उनको एक्चुअल चाहिए, जो बजटरी एलोकेशन है, उस मिसमैच को पूरे करने के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। नाउ डेवलपमेंट ऑफ खादी विलेज एंड कोर इंडस्ट्रीज, ये अपने आप में एक ऐसी सेक्टर है जो बहुत हद तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। मार्केट प्रमोशंस की अगर बात करें तो इसमें मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट स्कीम लाए गए हैं, एमएसएमई स्कीम है विद डिफरेंट स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन द खादी सेक्टर इंक्लूडिंग पब्लिसिटी, मार्केटिंग, मार्केट प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट। उसके बाद स्फूर्ति, जिसका आपने काफ़ी पढ़ा होगा अभी करंट अफेयर्स पे। स्फूर्ति स्टैंड फॉर रिवैम्प्ड स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, राइट। तो स्फूर्ति स्कीम का जो मेन मोटिव है दैट इज टू ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जहाँ पे सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिल सके लोगों को, एक इक्विप्ड ट्रेडिशनल आर्टिशियन फॉर बूस्ट ऑफ द गवर्नेंस एंड क्लस्टर सिस्टम, राइट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वायर विकास योजना, जिसको CVY भी कहते हैं, ये एम करती है किस तरह से जो स्किल डेवलपमेंट है, जो हमारे आर्टिशियंस हैं उनको मॉडर्नाइजेशन दिया जाए, उनको अपग्रेड किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू क्वायर इंडस्ट्रीज और फर्दर प्रमोशन ऑफ द डोमेस्टिक एंड वेल एक्सपोर्ट मार्केट, राइट। नाउ एंटरप्रेन्योरियल एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो कोशिश थी दैट इज टू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो पूरा एम था दैट इज टू प्रोवाइड रेगुलर बेसिस नर्चर टैलेंट
to the youth by building their capacity on various activities that is required for setting up the MSME. जो MSME सेक्टर है उस पर एंटरप्रेन्योरशिप को और कैसे ज़्यादा ऑगमेंट किया जा सकता है. उसके अलावा असिस्टेंस देने की बात की गई है, जहाँ पे असिस्टेंट जो ATI थ्रू के दी जाएगी. ATI का मतलब होता है असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. अगेन MSME जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है वो इसको ऑपरेट करेगी. लोगों के जो सपोर्ट बेसिकली ये किया जाएगा कि किस तरह से जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और एक प्रॉपर जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ट्रेनिंग सेंटर्स को मिले ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग दे पाए. जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगी तो ट्रेनिंग कहाँ से दे पाएंगे, राइट? तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को और बाद बाकी फिर वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पे अच्छे से काम करे ताकि जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको इसमें मदद मिल सके. एंड द लास्ट वुड बी मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम्स, जहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू काम की जा रही है. मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम भी सरकार लेकर के आई है और प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम जिसको P&MS भी कहते हैं. तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे MSME के लिए जिस पे सरकार ने पूरी कोशिश की है. और आने वाले टाइम में पोस्ट कोविड के बाद अगर बात करूं तो MSME सेक्टर बहुत हद तक अच्छी परफॉर्म कर सकती है एंड एट द सेम टाइम इट वुड बी एम्प्लॉइंग अ लॉट नंबर ऑफ पीपल, राइट? तो ये थी पूरी योजना की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी उसके बारे में डिस्कशन. अगर आपने हमारा डेली टॉपिक वाइज न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखा है तो आप ये डेली बेसिस पे देख सकते हैं, जहाँ पे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ की एनालिसिस की जा सकती है, जहाँ पे आप अपने काफ़ी टाइम सेव कर पाएंगे, राइट? एंड इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न डू लेट अस नो, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.